हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे पता है आपने यूपी टेट का फॉर्म फिल किया है, क्योंकि यूपी टेट का फॉर्म काफ़ी समय के बाद में आपको देखने को मिला है और आप यह भी चाहते हैं कि आप यूपी टेट क्वालिफाई कर लें। तो गाइस, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसा वीडियो जो कि आपको धीरे धीरे इतना परफेक्ट बना देगा जो कि आप यूपी टेट में 100% आप अपने मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, मैं आपको इन्फोग्राफिक रूप से किस तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। हर एक वैज्ञानिक को मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ गाइस, जो कि आपके सीटेट या फिर यूपी टेट एग्जाम में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। जीन पियाजे ने जो जो चीज़ें जिस पर एक्सपेरिमेंट किया है और उन्होंने बच्चों को क्या कहा है, वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। देखिए, मस्तिष्क का इन्फोग्राफिक ब्लूप्रिंट आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। देखिए, सबसे पहले बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार का निर्माण स्वयं करते हैं। ऐसा आपने आपके एग्जाम में कई बार देखा होगा और सुना भी होगा। क्वेश्चन आता है कि नन्हे वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने कहा है, कि बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक किस वैज्ञानिक ने कहा है। तो आप आंसर लगा सकते हैं, जीन पियाजे जी ने कहा है। और इसी के ऊपर हम आज इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को प्रॉपर आप वॉच कीजिएगा, आप आसानी से अपने यूपी टेट एग्जाम में क्वालिफाई कर पाएंगे गाइस। देखिए, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार का निर्माण स्वयं करते हैं। ये किसने कहा है? ये जीन पियाजे ने कहा है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ज्ञान है और जो भी इसका कोई पेरेंट्स है ना, वो यहाँ पर इसको क्या कर रहा है, ज्ञान से भर रहा है ना। ये अवधारणा गलत है कि बच्चों के जो मस्तिष्क में ज्ञान बाद में भरा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। इस चीज़ को जीन पियाजे जी पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं, यानी कि पुराना विचार निष्क्रिय ग्रहण, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बच्चे जो है पहले से ही सीखे हुए होते हैं, वो आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बोलचाल और आपके जो एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को वो अच्छे से देखते हैं और वैसे ही वो व्यवहार करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पियाजे के अनुसार बच्चे निष्क्रिय श्रोता नहीं हैं। जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, अगर बच्चा उसको देख रहा है और सुन रहा है, तो आप ये मत मान के चलिए कि बच्चा आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है गाइस। वो अच्छे से आपको सुनता है, ठीक है, अच्छे से आपको देखता है और फिर बाद में उसी तरीके से एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे, वे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, यानी कि एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज हैं, यानी कि वो आपकी बातों को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे उनकी जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन के साथ साथ उनके दिमाग की अवधारणाएं बदलती हैं, ठीक है, धारणाएं बदलती रहती हैं। जैसे जैसे वो आपको देखते हैं, जैसे जैसे आपकी एक्टिविटीज़ को वो ऑब्जर्व करते हैं, वैसे वैसे उनकी जो अवधारणा है वो चेंज होती रहती है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे स्कीमा मस्तिष्क का फाइलिंग या फाइलिंग कैबिनेट। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, ये आपकी एक अलमीरा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, कॉन्सेप्ट है, एक्सपीरियंस है, नेचर है और ट्रेटर है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें तरह तरह के आपको फोल्डर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे खिलौने हैं, पशु है, जैसा बच्चा देखता है वो वैसा ही सोच लेता है ना, वो वैसा ही अपने बुद्धि में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में उसको सेट कर लेता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, स्कीमा क्या है। देखिए, स्कीमा क्या है, ये आप चीज़ यहाँ पर देखेंगे, यह ज्ञान की बुनियादी इकाई है, सूचनाओं का एक पैकेट या मानसिक फोल्डर है, ठीक है। आपने देखा होगा गाइस, कई बार आपके एग्जाम में स्कीमा सब देखने को मिलता है। तो स्कीमा क्या है गाइस? स्कीमा आप इस तरीके से समझ सकते हैं, यह ज्ञान की बुनियादी इकाई है, सूचनाओं का एक पैकेट है, ठीक है, जो कि आपके मस्तिष्क में एक फोल्डर के रूप में संग्रहित हो जाता है, एक फोल्डर बन जाता है। मैं आपको बताऊंगा गाइस, आप आसानी से सीख पाएंगे कि स्कीमा किस तरीके से काम करता है। मानव दिमाग में चीज़ें पहले से संरक्षित होती हैं और बच्चा इन्हीं का प्रयोग करके दुनिया के प्रति एक धारणा बना लेता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक बच्चे को एक गाय दिखा दी जाए, गाय भूरे कलर की है, व्हाइट कलर की है, ठीक है, गाय दिखा दी जाए और उसके बाद में अगर उसको भैंस दिखाई जाए तो उसको भी गाय क्या बोलता है, गाय ही बोलता है। तो ये क्या है कि उसने क्या किया, उसने ये अवधारणा बना ली कि जिस पशु के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, 2 सींग होते हैं, वह हमेशा गाय ही होगी, ऐसा वो मान लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर स्कीमा में वो क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है आत्मसातकरण, यानी कि एसिमिलेशन, पुरानी फाइल में नई जानकारी को जोड़ना। पुरानी फाइल क्या थी, बच्चे ने क्या देखी थी, गाय देखी थी, ठीक है। उसके बाद में उसको भैंस दिखाई गई तो उसने उस भैंस को भी गाय ही बोला, ठीक है। तो ये क्या है, आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन, यानी कि पुरानी फाइल में नई जानकारी को किस तरीके से ऐड किया जाता है वो आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए, नई जानकारी को पूर्व मौजूदा स्कीमा में यानी कि एग्जिस्टिंग स्कीमा में जोड़ना। यहाँ पर आप देखेंगे 4 पैर वाली गाय यानी कि जानवर को जानने वाला बच्चा अब भैंस को देखता है तो उसे भी गाय ही कहता है, ठीक है ना, उसे भी क्या कहता है, गाय ही कहता है। अब बच्चा क्या करेगा, देखिए उसकी एक अवधारणा तो बन गई कि 4 पैर वाला जो जानवर होता है, जो पशु होता है, ठीक है, वो हर कोई गाय ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या करता है, समय के साथ में अपनी चीज़ों को बदलता रहता है, यानी कि अपडेट करता रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे, इसको आप यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए, समायोजन, जिसको एकोमोडेशन इंग्लिश में बोलते हैं, नया अनुभव या फिर नया फोल्डर। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, बच्चे को हमने क्या दिखाई थी, एक गाय दिखाई थी, ठीक है, लेकिन जब हमने उसको भैंस दिखाई तो उसने उसको भी गाय ही बोला। अब जब हम उसको बताएंगे कि देखिए
हर कोई 4 पैर वाला और 2 सींग वाला, 1 पूंछ वाला गाय नहीं होता, ठीक है। उसमें हम फर्क बताएंगे। देखिए ये जो है ये इस बच्चे को बता रहा है कि ये भैंस है, ठीक है। यहाँ पर इसने इसको देखा कि हाँ ये भैंस है। यहाँ पर देखिए नई स्थिति का उत्तर देने के लिए मौजूदा स्कीमा को बदलना या फिर स्कीमा बनाना। अब बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये करेगा क्या, देखिए अपने फोल्डर को अपडेट करेगा, यानी कि अपनी पुरानी जानकारी को अपडेट करेगा और वो ये अपडेट करेगा कि हर कोई इस तरीके से दिखने वाला वो गाय नहीं होता, उसको, ठीक है, उसको अपने जो माइंड में सेट है वो इमेज उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। और उसको यह भी जानना पड़ेगा, वो ये जान लेता है कि देखिए गाय अलग होती है और भैंस अलग होती है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान या फिर नए अनुभव भैंस से मेल नहीं खाता तो बच्चा अपनी सोच को संशोधित करता है, यानी कि मॉडिफाई कर देता है, उस फोल्डर को अपडेट कर देता है, ठीक है, कि गाय भी होती है और भैंस भी होती है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे संतुलन, यानी कि इक्विलिब्रियम, मस्तिष्क का अपडेट लूप, यानी कि जब वो देखिए यह इन सारी चीज़ों में आपस में तालमेल बिठा लेता है ना, कि हर कोई एक जैसा दिखने वाला वो एक नहीं होता, अलग अलग होते हैं, है ना। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन बिठाना, समायोजन करना, ठीक है, आत्मसातकरण, एसिमिलेशन, ठीक है। फिर यहाँ देखेंगे, देखिए असंतुलन की स्थिति कब बनती है, जब वो अपने उस पुराने ज्ञान को अपडेट कर रहा होता है ना, अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से कनेक्ट करके उसको बदलने की कोशिश करता है, तब वहां पर उसको असंतुलन की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना होता है, ठीक है। बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इक्विलिब्रियम, है ना, तो यहाँ पर वो उस चीज पुराने ज्ञान को क्या करता है, संशोधित कर लेता है। यहाँ पर आप देखेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास इसी संतुलन, इक्विलिब्रियम और अनुकूलन, एडेप्टेशन के माध्यम से होता है। यह पुराने और नए अनुभव के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है ना। नए और पुराने ज्ञान में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि उसको अपडेट करता है, करेक्ट। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख प्रयोगशालाएं, ठीक है। 4 प्रमुख प्रयोगशालाएं कौन कौन सी है वो आप यहां पर देखने वाले हैं गाइस। सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे संवेदी गामक अवस्था। सबसे पहले कौन सी अवस्था आपको देखनी है, संवेदी गामक अवस्था जो है वो आपको यहां पर देखनी है। संवेदी गामक अवस्था आप यहां पर देखेंगे जो जन्म से 2 वर्ष के भीतर होती है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 कौन सी होती है गाइस, यहां पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों में यहाँ पर देखने को मिलती है। नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में होती है। और नंबर 4 यहाँ पर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में आती है। देखिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जीन पियाजे जी ने अपने संज्ञानात्मक विकास की कितनी प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं, तो आप बिल्कुल राइट आंसर लगाइएगा। अब बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई हैं। नंबर 1 जो है वो 0 से 2 वर्ष की है, जिसको संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं। नंबर 2 है यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होती है। और नंबर 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों में पाई जाती है। और जो चौथी अवस्था है वो गाइस इसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष के बीच में होती है गाइस, ठीक है। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे नंबर 1 जो आपकी संवेदी गामक अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होती है। अब यहां पर आप देखिए सीखने की बात क्या है गाइस, सीखने का माध्यम है। देखिए ज्ञानेंद्रियां और शारीरिक क्रियाएं, बच्चा कैसे सीखता है, आंख से सीखता है, कान से सीखता है, नाक से सीखता है, ठीक है, हाथ से, पैर से, यानी कि इसको सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। देखिए मुख्य उपलब्धि इसकी क्या है, वस्तु स्थायित्व, यानी कि अगर उसको कोई चीज दिख गई, ठीक है, तो वो चीज अगर उसकी कोई चीज उसको दिख गई तो वो ये अगर उस चीज को आप हटा लेंगे, ठीक है, तो वो ये सोचेगा कि वो चीज बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, ठीक है, वो चीज बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, वो यही समझेगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कोई एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसको दिखा, लेकिन उसके बाद में यहां पर उसको कपड़े से ढक दिया, तो ये यहां पर समझ ही नहीं पा रहा है कि वो चीज पूरी तरीके से अभी भी है या फिर नहीं है ना। तो यानी कि यहां पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, अगर कोई चीज उसके सामने है तो है, अगर नहीं है तो उसको खत्म मान लेता है, यानी कि फिनिश मान लेता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आप देखेंगे शिशु यह समझ जाता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती, ठीक है। इसके बाद में जब 2 वर्ष के बाद में, ठीक है, 2 वर्ष के बाद में जब अवस्था आती है तो देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होता है, उसके पहले तो समझता है कि कोई चीज अगर सामने है तो वो है, अगर नहीं है तो उसको बिल्कुल फिर समझ लेता है। लेकिन बाद में जब वो थोड़ा सा अपडेट होता है तो वो ये समझ जाता है कि चीजें छुपाने से बिल्कुल समाप्त नहीं होती हैं, वो अभी भी हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप यहां पर देख सकते हैं, इस बच्चे ने यहां पर देखिए कपड़ा डालने के बाद भी ये समझ गया है कि कोई जो वस्तु थी, जो ऑब्जेक्ट था, वो इस कपड़े के नीचे है, भीतर है, ठीक है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पर जो सेकंड स्टेज है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। ये अवस्था होती है गाइस 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए बच्चा घटनाओं या फिर संख्याओं को पलटना नहीं जानता है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, घटनाओं या फिर संख्याओं को पलटना नहीं जानता है, ठीक है। तो अब आप इसको किस तरीके से समझेंगे, आप यहां पर देखिए 4 + 5 = 9 होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बच्चा समझ भी जाता है, ठीक है, ये देखिए खुश हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम कह दे गाइस 5, ठीक है,
मैं कलर चेंज कर लेता हूं और आपको बताता हूं। यहां पर देखिए 5 प्लस अगर 4 इसको बता दिया जाए तो यहां पर ये कंफ्यूज हो जाएगा कि यहां पर अभी भी 9 ही होते हैं, ठीक है। ये बच्चा अभी भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यहां पर अभी भी 9 होते हैं, ठीक है। तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यहां पर क्या होता है, बच्चा घटनाओं या फिर संख्याओं को पलटना नहीं जानता है। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे इस तरीके से भी समझ सकते हैं 9 - 4, ठीक है ना, 9 - 4, यहां पर ये 5 भी नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें तार्किक क्षमता का अभाव होता है ना, तार्किक क्षमता का अभाव होता है। जैसा कि मैंने बताया 4 + 5 = 9 तो होते हैं, लेकिन वहीं पर 4 की जगह अगर हम 5 कर दें और प्लस 5 की जगह हम अगर 4 कर दें तो = में ये नहीं बता पाएगा कि यहां पर अभी भी 9 ही होते हैं, ठीक है। तो ये किस अवस्था में होता है, ये होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जो कि जन्म यानी कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होती है। नेक्स्ट हमको देखना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की सीमाएं, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे जीववाद। इसी अवस्था में आप यहां पर एक चीज और देख सकते हैं, जीववाद, यानी कि बच्चा सोचता है कि निर्जीव वस्तुएं जैसे खिलौना, ठीक है, टॉयज वगैरह में भी जान होती है ना, जीववाद, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर देखेंगे जीववाद में तो ये होता है, देखिए केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन में आप यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या होता है, केंद्रीकरण में किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता जैसे ऊंचाई पर ध्यान केंद्रित करना। आप एक चीज और सोचिए, यहां पर देखिए अगर बच्चे को 2 गिलास दे दिए जाएं, एक तो बड़ा और एक छोटा, दोनों में बराबर मात्रा में अगर कोई लिक्विड हमने डाल दिया इसमें, तो बच्चा क्या सोचेगा कि बड़े वाले जो गिलास है ना, उसमें ज़्यादा लिक्विड है, यानी कि ज़्यादा उसमें पीने की चीज़ है। तो बच्चा क्या करेगा, इन दोनों में वो यहाँ पर क्या करेगा, देखिए सोचेगा नहीं, वो ये सोचेगा कि बड़ी जो चीज़ है, जो बड़ा गिलास है, उसमें ज़्यादा पीने की चीज़ है, तो वो बड़े को ही क्या किएगा, उसको रिसीव कर लेगा, उसको ले लेगा, ठीक है। वो ये कहेगा कि बड़े में ज़्यादा चीज़ है, छोटे में वो ये कहेगा कि छोटे में वो उतनी चीज़ है नहीं, या छोटे गिलास में उतना ही लिक्विड नहीं है, कम लिक्विड है, तो वो ये सोचेगा, ठीक है। किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए इसको मैं एक चीज़ दोबारा से फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। जीववाद में क्या होता है, बच्चा टॉयज हो गया, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का कोई खिलौना हो गया, है ना, वो क्या सोचता है, उसको क्या मान लेता है, उसको निर्जीव नहीं मानता वो, ठीक है ना, उसको उसमें ये सोचता है कि उसमें भी जान है ना, ये सोचता है। और एक चीज़ और, अगर हम उसको बड़ा गिलास और फिर छोटा गिलास, 2 गिलास दे दें और दोनों में बराबर मात्रा में कोई लिक्विड डाल दें, तो बच्चे से अगर पूछा जाए कि आप कौन सा लोगे, तो वो बड़ा ही गिलास चूज़ करेगा, क्योंकि वो उसको ये नहीं पता है कि दोनों में बराबर मात्रा में लिक्विड डाला गया है। वो यही सोचेगा कि बड़े गिलास में ज़्यादा लिक्विड आया है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यानी कि जो अब आती है बारी हमारी यहाँ पर 3rd नंबर की, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में देखने को आपको मिलती है। यहां पर आप देखेंगे, आप एक चीज यहां पर नोट करेंगे गाइस, देखिए यहां पर है आगमनात्मक तर्कणा, जिसको इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। यहां पर आप देखेंगे उदाहरण के आधार पर तर्क करना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं इस वर्ष के बच्चों को अगर मैं आपसे बोलूं कि भौं भौं कौन करता है, ठीक है, तो तुरंत बता देगा कि वो क्या करता है, एक कुत्ता है, ठीक है, कुत्ता भौंकता है, ठीक है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, ठीक है, गाय क्या करती है, रंभाती है। तो यहाँ पर अगर मैं उदाहरण दूं कि कुत्ता क्या करता है, तो वो तुरंत बता देगा कि वो भौं भौं करता है, करेक्ट। अगर मैं बिल्ली के लिए बोलूं कि बिल्लू क्या करती है, तो वो तुरंत बता देगा कि वो म्याऊं म्याऊं करती है ना। और अगर मैं गाय के लिए बोलूं कि गाय क्या करती है, तो वो तुरंत बोल देगा कि वो रंभाती है। यानी कि यहाँ पर उदाहरण से नियम की ओर देखिए, ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे वो किसी भी स्टेट का आपने टेट वगैरह दिया हो, ठीक है, यूपी टेट दिया हो या कोई भी, तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है कि आगमनात्मक के उदाहरण कौन से हैं, ठीक है, और निगमनात्मक के, यानी कि इंडक्टिव मेथड कौन सा है आपका, ठीक है, और डिडक्टिव मेथड आपका कौन सा है। ये चीज आपसे पूछ ली जाती है, तो आप इस चीज को अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। जो आगमनात्मक तर्कणा है उसमें उदाहरण के आधार पर तर्क करना होता है, ठीक है। तो आप एक चीज और नोट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे उदाहरण के आधार पर तर्क करता है, करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नई क्षमताएं, मुद्रा भार और द्रव्यमान का संरक्षण तथा पलटावी गुणा आ जाती हैं। बच्चा सामने रखी मूर्त चीज़ों पर तर्क चिंतन शुरू कर देता है। जैसा आपने सेकंड स्टेज में देखा था कि वह जीववाद पर केंद्रित होता है ना, यानी कि टॉयज वगैरह में, खिलौने में भी जान समझता है। लेकिन 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों को अगर हम टॉयज दिखा दें, तो वो क्या करता है, उसमें तर्क करने लग जाता है। वो समझ जाता है कि टॉयज में जान नहीं होती है, वे निर्जीव वस्तुएं होती हैं, है ना। और जैसा कि मैंने आपको सेकंड स्टेज में बताया था कि
4 + 5 = 9। और जब हम इन दोनों संख्याओं को पलट देते हैं तो बच्चा यहाँ पर जान नहीं पाता है कि क्या होता है। अब ऐसा बिल्कुल भी इस स्टेज वाले बच्चों में नहीं होता है, वो तुरंत जो है क्या करता है, वो समझ जाता है कि 5 + 4 बराबर भी 9 होते हैं और 4 + 5 बराबर भी 9 होते हैं। यानी कि यहाँ पर तर्क करने की जो क्षमता है वो बच्चे के अंदर आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं, जो कि होती है 11 से 15 वर्ष के बीच में। देखिए यहाँ पर आप एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पर निगमनात्मक तर्कना आती है, यानी कि नियमों के ऊपर तर्क करना, जैसे गणित के सवालों को मन में हल करना क्योंकि नियम पता है। संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था बच्चा अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, वैज्ञानिक और काल्पनिक चिंतन में सक्षम हो जाता है। चौथी अवस्था में बच्चा क्वेश्चनों को मन में ही सोल्व कर लेता है और जो नियम होते हैं उनके ऊपर अच्छे तरीके से वो सोचने लग जाता है। ठीक है, डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है, और जो इंडक्टिव जो मेथड होता है वो उदाहरण से नियम की ओर होता है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना है, जो डिडक्टिव मेथड होता है वो आपका नियम से उदाहरण की ओर चलता है। ठीक है, और जो इंडक्टिव मेथड होता है आपका, वो आपका उदाहरण से नियम की ओर चलता है ना। ये चीज आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर दिखाया भी गया है। ये बच्चा आसानी से यहाँ पर जो भी चीजें इसके सामने रखी गई हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में ये आसानी से चिंतन कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे तुलनात्मक विश्लेषण या आत्मसातकरण बनाम समायोजन। देखिए आत्मसातकरण यानी कि जिसको एसिमुलेशन भी बोलते हैं। देखिए मौजूदा स्कीमा का उपयोग करना, यूजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा, नई जानकारी को पुरानी फाइल में जोड़ना। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हैं, भैंस को गाय कहना। ठीक है, भैंस को गाय कहना। अब इसमें क्या करता है वो, इसमें बदलाव कर लेता है, जैसा कि आप यहां पर देख भी सकते हैं। ठीक है ना, भैंस और गाय में अंतर कर जाता है। ठीक है, समझकर धारणा बना लेता है। उसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे जानकारी के लिए नई फाइल बनाना, यानी कि दोनों जिस भी चीजों को देखेगा उन सभी चीजों की अलग अलग फाइल उसके दिमाग में सेट हो जाती है। मौजूदा स्कीमा का उपयोग, यहां पर देखेंगे मौजूदा स्कीमा में संशोधन, यानी कि अडेप्टेशन में आप यहां पर देखेंगे सारी चीजों को अडेप्ट कर रहा है लेकिन उसको संशोधित कर करके। ठीक है ना, ये चीजें आपने यहां पर देखी। उसके बाद में यहां पर देखेंगे प्याजे, ठीक है, मास्टर डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स। आप यहां पर देखेंगे जो मैंने आपको अभी 4 जो अवस्थाएं बताई हैं उसको आप एक बार में यहां पर देख सकते हैं। नंबर जो पहली है यहां पर, जैसा कि हमने आपको बताया था, संवेदी कामक, इसकी जो आयु होती है वो 0 से 2 वर्ष के बीच की होती है। मुख्य विशेषता वस्तु स्थायित्व का जो बोध है वो उनमें पाया जाता है। तर्क का प्रकार इसमें नहीं होता है। ठीक है, इंद्रियों का प्रयोग करता है, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर वो चलाता रहता है बच्चा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में होती है। इसमें जीववाद, ठीक है, जीववाद एनिमिज्म जो है गाइस वो बच्चे के अंदर होता है, यानी कि हर किसी निर्जीव चीज में भी वो सोचता है कि इसके अंदर भी जान है, जैसे टॉयज वगैरह, राइट। उसके बाद में जो तर्क करने की क्षमता होती है वो उसके अंदर तो बिल्कुल होती ही नहीं है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब आती है गाइस, यहाँ पर ये 3rd नंबर की अवस्था है। इसकी जो अवस्था रहती है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो उसका गायब हो जाता है, यानी कि वो समझ जाता है सारी चीजें। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पर वो समझ जाता है, तर्कना उसके अंदर आ जाती है गाइस। ठीक है, और जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 से 15 वर्ष के बीच में होती है, जिसमें वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लग जाता है, यानी कि नियमों को अच्छे तरीके से वो भली भांति समझ चुका होता है, नियमों के बारे में सोच रहा होता है, सारी चीजों पर तर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो ये चीजें गाइस आपको अच्छे तरीके से हमने जैसे कि आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। अब यहाँ पर देखेंगे निष्कर्ष, विकास पहले अधिगम या फिर बाद में। तो देखिए पियाजे के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि विकास पहले से होता है और बाद में अधिगम होता है। ठीक है, जैसे नन्हे वैज्ञानिक बच्चे जैविक रूप में परिपक्व होते हैं, उनकी सीखने की क्षमता और दुनिया को समझने का सॉफ्टवेयर स्वतः अपग्रेड होता रहता है। जैविक परिपक्वता ये उनमें गाइस आ चुकी होती है। ठीक है, तो पूरी इस स्लाइड का, पूरी वीडियो का निचोड़ गाइस आपने यहाँ पर देखा। काफी अच्छी तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है गाइस। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइस हम आपको इसी चैनल के माध्यम से यूपी टेट की पूरी प्रॉपर तैयारी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से कराने वाले हैं। जल्द से जल्द इस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि आने वाली हर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।